भारत के विशाल और जटिल प्रशासनिक ढांचे को असल में कौन सी संस्था आकार देती है? चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को डीकोड करते हैं। ये सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि भारत की सिविल सेवाओं का सबसे अहम द्वारपाल है। तो जिसे भी ये समझना है कि देश का प्रशासन आखिर काम कैसे करता है, उसके लिए इस संस्था के अंदरूनी कामकाज को समझना बिल्कुल जरूरी है। आज हम मुख्य रूप से इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, योग्यता का प्रहरी। दूसरा, इसकी संरचना और स्वतंत्रता। तीसरा, सदस्यों को हटाने के सख्त नियम। चौथा, इसके मुख्य कर्तव्य। और अंत में इसकी सीमाएं और मर्यादाएं। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस संस्था के संवैधानिक आधार को समझना बहुत जरूरी है। भारत के संविधान में यूपीएससी के लिए एक बहुत ही खास और दिलचस्प विजन रखा गया है, जिसे मेरिट सिस्टम का प्रहरी या वॉचडॉग ऑफ मेरिट कहा जाता है। मतलब ये कोई आम सा सरकारी दफ्तर नहीं है जो बस फाइलें इधर उधर करता हो, बल्कि एक ऐसा अलर्ट गार्ड है जिसका जन्म ही योग्यता को बचाने और भाई भतीजावाद को सिस्टम से पूरी तरह दूर रखने के लिए हुआ है। इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये कोई ऐसा वैसा विभाग नहीं है जिसे किसी आम कानून या सरकारी ऑर्डर से रातों रात बना दिया गया हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। देश की मुख्य भर्ती एजेंसी के तौर पर इसे सीधे हमारे संविधान के भाग 14 में दिए गए अनुच्छेद 315 से 323 के तहत बनाया गया है। इसे अपनी पावर सीधे संविधान से ही मिलती है, जो इसे सच में बेहद ताकतवर बनाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। चलिए देखते हैं कि इस शक्तिशाली प्रहरी की संरचना कैसी है और इसे कौन सा मजबूत संवैधानिक कवच पहनाया गया है। अब पावर है तो उसे बैलेंस करना भी तो जरूरी है। इसीलिए इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बहुत ही सख्ती से फिक्स किया गया है। ये या तो 6 साल के लिए अपने पद पर रह सकते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु तक। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लीडरशिप में लगातार बदलाव होता रहे और कोई भी एक इंसान इतने पावरफुल पद पर अपना एकाधिकार ना जमा सके। लेकिन सिर्फ कार्यकाल फिक्स कर देना ही काफी नहीं था। इस संस्था को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए एक बहुत ही तगड़ा संवैधानिक कवच दिया गया है, जैसे कि इनके खर्च और वेतन सीधे भारत की संचित निधि से आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उन पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती और कोई भी सरकार उन्हें रोक नहीं सकती। एक बार नियुक्ति हो गई तो इनकी सेवा शर्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे इन्हें नुकसान हो। और सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट के बाद सरकार के अधीन काम करने पर और उसी पद पर दोबारा बैठने पर पूरी तरह से बैन है। ये साफ दिखाता है कि इन्हें भविष्य के किसी भी सरकारी फेवर के लालच से कितनी अच्छी तरह बचाया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि अगर किसी सदस्य को हटाना ही पड़े तो दखल अंदाजी रोकने के लिए नियम क्या हैं? देखिए, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो जाहिर है उन्हें हटाने की पावर भी राष्ट्रपति के ही पास होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सीधे हटाने की शक्ति केवल 3 बहुत ही स्पेसिफिक मामलों तक लिमिटेड है। पहला, अगर किसी सदस्य को दिवालिया यानी बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाए। दूसरा, अगर वो अपने पद के अलावा कहीं और से पैसे कमाने के लिए कोई काम करे। और तीसरा, अगर राष्ट्रपति को लगे कि वो शारीरिक या मानसिक रूप से अब काम करने के लायक नहीं बचे हैं। बस यही 3 कारण हैं। सरकार अपनी मनमर्जी से किसी को बाहर नहीं निकाल सकती। लेकिन क्या हो अगर मामला इन 3 चीजों का नहीं, बल्कि कदाचार यानी मिसबिहेवियर का हो? तब चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। राष्ट्रपति किसी को सीधे नहीं हटा सकते। उन्हें यह मामला सुप्रीम कोर्ट को सौंपना पड़ता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक प्रॉपर फॉर्मल जांच करता है और जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी सलाह देता है, राष्ट्रपति को वो माननी ही पड़ती है। वो सलाह पूरी तरह से बाध्यकारी होती है। और यहां एक और बात साफ कर दूं, कदाचार का मतलब यहां कुछ भी जनरल सा नहीं है। संविधान में इसे बहुत ही बारीकी से डिफाइन किया गया है ताकि कोई भी वित्तीय या फाइनेंशियल टकराव पैदा ही ना हो। अगर कोई भी सदस्य सरकार के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट से सीधे तौर पर मुनाफा कमाता है या उसमें कोई भी इंटरेस्ट रखता है, तो बस उसे ही कदाचार माना जाएगा। चलिए अब सेक्शन 4 पर आते हैं। हमने नियम तो समझ लिए, अब बात करते हैं इस प्रहरी की असली ताकत और इसके मुख्य कामों के बारे में। अगर हम इनके सबसे बड़े काम की बात करें तो वो है पूरे देश के लिए अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाएं आयोजित करना। देश की पूरी मशीनरी को जो योग्य अधिकारी चलाते हैं, उनका चुनाव यहीं से होता है। इसके अलावा अगर राज्य सरकारें रिक्वेस्ट करें तो ये ज्वाइंट रिक्रूटमेंट में उनकी मदद भी करते हैं।
और तो और भर्ती के तरीकों और प्रमोशन या ट्रांसफर के सिद्धांतों पर भी सरकार इनसे सलाह लेती है। ये सच में एक बहुत ही बड़ा और अहम काम है। सिर्फ भर्तियां ही नहीं, सिविल सेवकों पर अनुशासनात्मक निगरानी रखना भी इन्हीं के जिम्मे है। और ये दायरा बहुत बड़ा है। अगर किसी भी सिविल सेवक के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाना है तो उससे पहले यूपीएससी से सलाह लेना लगभग तय है। चाहे किसी को डिमोट करना हो, उसका प्रमोशन रोकना हो, किसी आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी हो या फिर अनिवार्य रिटायरमेंट देकर नौकरी से ही निकालना हो, हर बड़े कदम पर एक निष्पक्ष नजरिया रखने के लिए यूपीएससी को शामिल किया ही जाता है। और अगर हम इस पूरी व्यवस्था की लीगल नींव देखना चाहें तो वो हमें संविधान के भाग 14 के इन अनुच्छेदों में मिलती है। आर्टिकल 315 से इसके गठन की बात शुरू होती है। 316 और 317 नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया को कवर करते हैं और 320 व 323 इसके काम और रिपोर्ट्स को कानूनी ताकत देते हैं। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क है। फाइनली हम अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर पहुंच गए हैं। इतनी ताकतवर संस्था होने के बावजूद चलिए देखते हैं कि इस प्रहरी पर क्या सीमाएं और मर्यादाएं लगाई गई हैं। यहाँ एक बहुत ही आम सी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर लगता है कि यूपीएससी ही सारे सिविल सर्वेंट्स का बॉस है, पर असल में ऐसा नहीं है। यूपीएससी सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इसका काम बेहतरीन टैलेंट को खोजना है। एक बार चुनाव हो गया तो उसके बाद अधिकारी का करियर, उसकी ट्रेनिंग और उसका वेतन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी संभालता है। दोनों के रोल्स एकदम अलग और क्लियर हैं। इसके साथ ही कुछ बहुत ही अहम मुद्दे ऐसे भी हैं जिन्हें इस संस्था के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर रखा गया है, जैसे कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मामले, अनुसूचित जाति और जनजाति के दावों पर विचार करना, ऊंचे राजनयिक पद या फिर ग्रुप सी और डी की ज्यादातर नौकरियां। इन मामलों में यूपीएससी से कोई सलाह नहीं ली जाती। ये सीमाएं इसलिए तय की गई हैं ताकि जो अहम पॉलिसी वाले फैसले हैं वो सीधे चुनी हुई सरकार के ही हाथों में रहें। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। हमने अभी तक इसके मजबूत संवैधानिक कवच और इतने बड़े बड़े कामों के बारे में जाना, लेकिन हकीकत यह है कि यूपीएससी की सिफारिशें अंत में सिर्फ और सिर्फ सलाहकार होती हैं। जी हां, सरकार कानूनी तौर पर इनकी बात मानने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सरकार यूपीएससी की कोई सलाह नहीं मानती है तो उसे संसद में खड़े होकर इसका पुख्ता कारण बताना पड़ता है। और ये नियम सरकार पर एक बहुत भारी नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाए रखता है। और हां, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अनुशासनात्मक मामले में यूपीएससी और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की राय आपस में टकरा जाती है। जब ऐसा होता है तो हमेशा यूपीएससी की ही बात ऊपर रखी जाती है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसे सीधा संविधान से पावर मिली है, जबकि सीवीसी शुरुआत में बस एक सरकारी प्रस्ताव से बना था और बाद में उसे कानूनी दर्जा दिया गया। इसलिए संवैधानिक स्टेटस हमेशा भारी पड़ता है। तो इन सारी बातों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और विचार करने वाला सवाल सामने आता है। एक ऐसी संस्था जो पूरी तरह स्वतंत्र है, जिसके पास इतना मजबूत संवैधानिक कवच है, वो कितनी असरदार हो सकती है जब उसकी ताकत आखिर में सिर्फ सलाह देने तक सीमित हो? क्या यह सच में एक छिपी हुई कमजोरी है, या फिर ये पावर और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बहुत ही नाजुक और जरूरी संतुलन है? ये सवाल हमारे विशाल प्रशासनिक ढांचे की उस सच्चाई को दिखाता है जहां संस्थाओं की आजादी और चुनी हुई सरकार के अधिकार दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।